हमारे पार्ट सेकंड में हम आज रीड करेंगे सबसे पहले हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इसमें क्या होती है? एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। देखिए इसके 3 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सोर्स ऑफ हाई टेम्परेचर, इसको हॉट रिजर्वर भी बोला जाता है। एक वर्किंग सब्सटेंस होता है हमारा। एंड थर्ड इज सिंक ऑफ हीट, यानी इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसको कोल्ड रिजर्वर बोलते हैं। एंड स्टीम इंजन, स्टीम इंजन में क्या होता है? जो स्टीम है वो कैसे एक्ट करती है? वर्किंग सब्सटेंस की तरह एक्ट करती है। और डीजल इंजन में मिक्सचर ऑफ फ्यूल क्या करता है? वर्किंग सब्सटेंस। तो जब हीट सप्लाई करते हैं हम किसी भी सब्सटेंस में एट अ रिलेटिवली हाई इनपुट टेम्परेचर, बहुत हाई इनपुट टेम्परेचर में, उसको बोलते हैं सोर्स। उसके बाद क्या होती है? एक साइक्लिक चेंज होता है जिसमें वर्क होता है, और जो रिमेनिंग हीट होती है वो हमारी कहाँ चल जाती है? कोल्ड रिजर्वर में, यहाँ चली जाती है रिजेक्टेड हीट। तो जो वर्क डन सिस्टम इन अ साइकिल ट्रांसफर टू द इन्वायरमेंट इन सम अरेंजमेंट। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसी वर्किंग सब्सटेंस इन अ सिलेंडर इज विथ मूविंग पिस्टन, पिस्टन के साथ मूविंग में एक सिलेंडर के अंदर भरा है वर्किंग सब्सटेंस। तो जो इसमें जो क्या करेगा वो, देन पिस्टन ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी टू व्हील ऑफ अ व्हीकल वाया सेफ्ट। तो यहाँ पे को क्या होगा? जो पिस्टन होगा वो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा व्हील्स में। द साइकिल इज़ रिपीटेड, साइकिल चलती रहेगी और ऐसे ही हमारा डिज़ायर्ड वर्क हो जाएगा। जैसे Q1 क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। T1 टेम्परेचर है। Q2 क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। एंड W इज़ नेट वर्क डन या नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, कितनी हीट टोटल एब्जॉर्ब करेगा ये? Q1 माइनस Q2 dQ इज इक्वल्स टू। अब जैसे ही जो वर्किंग सब्सटेंस है वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है तो हमारे चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डी यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हमारे डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? DW के। और डी क्यू की वैल्यू क्या है? Q1 माइनस Q2। तो यही था, ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। तो ये था हमारा हीट इंजन। अब है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज डिफाइंड एज। अब इसकी एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? नेट वर्क डन इन अ साइकिल, यानी कितना वर्क डन किया है उसने पर साइकिल बाय इंजन टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, यानी कितना अमाउंट ऑफ उसने हीट एब्जॉर्ब किया, यानी कितना वर्क किया है और कितना हीट एब्जॉर्ब की, यही क्या होगी उसकी एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ पे को बन जाएगा 1 माइनस, क्योंकि Q1 अगर ये Q1 है तो ये दोनों के अपॉन में होगा, तो Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q1 अपॉन Q1 को हम 1 कर लेंगे और माइनस Q2 अपॉन Q1। एज सम हीट इज़ ऑलवेज रिजेक्टेड टू द सिंक, कुछ ना कुछ हीट हमेशा सिंक को रिजेक्टेड की जाती है। तो इससे जो Q2 है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1, हमेशा एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं होगी। जो थर्मल एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की वो हमेशा लेस होती है 100% से। अगर Q2 0 है और ये वैल्यू 1 है, ये 100% है, तो जो इंजन होगा वो क्या होगा? 100% एफिशिएंसी होगा, यानी वो जितनी हीट ले रहा है उतना वो किसमें चेंज हो रहा है, उतना वर्क कर ले रहा है। तो जो thus the first law of thermodynamics does not rule out the heat engine with 100% efficiency. However, practical experience में ये देखा गया है कि the efficiency is less than 100 से कम ही होती है efficiency, even if we eliminate all sorts of losses associated in actual heat। जबकि हम क्या करेंगे? eliminate कर लेंगे जो सारे losses हो रहे हैं heat के। It turns out there is a fundamental limit on the efficiency of heat engines set by an independent principle of nature. This is called second law of thermodynamics। इसको भी हम second law of thermodynamics बोलते हैं। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ हीट इंजन। कितने हीट इंजन होते हैं? सबसे पहले होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, सेकेंड वन इज इंटरनल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल में क्या होता है? जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल इन अ चैम्बर आउटसाइड टू द मेन बॉडी, मेन बॉडी से हटके जहाँ पे फ्यूल बर्न करेगा चैम्बर पे। और इंटरनल में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस इन बर्निंग फ्यूल इनसाइड द मेन बॉडी। ये कहाँ पे होता है? मेन बॉडी में होता है, या आउटसाइड द मेन बॉडी होता है। एक्सटर्नल, इंटरनल यानी अंदर। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन आर इंटरनल कंबशन, जबकि जो स्टीम इंजन है वो हमारे क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर ये और अ हीट पम्प, इसको देखते हैं। अ रेफ्रिजरेटर इज़ वेल नोन एज अ डिवाइस यूज फॉर कूलिंग थिंग्स। हम रेफ्रिजरेटर को कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक ऐसा थिंग है जो चेंज करती है, वो जो कूल करने के लिए यूज़ आती है, किसी भी चीज़ को कूलिंग करने के लिए। अ रेफ्रिजरेटर इज़ वेल नोन इज़ अ डिवाइस यूज फॉर कूलिंग अ थिंग्स। इसको हम हीट पम्प भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, एज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर,
ये टेंडेंसी है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाएगी। जो गर्म पानी होती है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा पानी कभी खुद से गर्म नहीं होता। However, the energy supplies heat can made to flow from lower to higher। जब हम उसमें कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे तो तब क्या हो जाता है, तब वो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर चले जाता है अगेंस्ट इट्स नेचुरल टेंडेंसी। नेचुरल टेंडेंसी तो ऐसी नहीं है। नेचुरल टेंडेंसी तो क्या है, गर्म से यानी हीट जब हॉट है, हॉट से कोल्ड में आने की है। लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट जाता है। तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, हीट पम्प डू जस्ट डैट। जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर होता है, ये इसकी जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी के है, इसके जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं। एन आइडियल रेफ्रिजरेटर कैन रिगार्डेड एज हीट इंजन वर्किंग इन अ रिवर्स डायरेक्शन। जो आइडियल रेफ्रिजरेटर वो क्या है, एक हीट इंजन है जो कि करता है वर्क रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे हीट इंजन का था। दिस इज इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, वर्क सब्सटेंस क्या करता है, एब्जॉर्व करता है क्वांटिटी ऑफ हीट Q2 फ्रॉम सिंक। वहाँ पे Q1 से लेता था, यहाँ पे Q2 अमाउंट किससे लेता है, सिंक से लेता है। और जो बची कुछ एनर्जी है वो कहाँ डाल देता है, सोर्स में डाल देता है, यानी Q1 में। तो यही बताया गया है। पहले वाले में इसमें सोर्स से लेता था और बची कुची कहाँ डालता है, सिंक में। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो सिंक से लेगा और सोर्स पे डालेगा। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है वो यूजुअली गैसियस फॉर्म में होता है। सडन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। जहाँ पर एक्सपेंशन होता है गैस का वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है, जिससे क्या होता है, कूलिंग होती है और गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड वेपर मिक्सचर में। जो मिक्सचर होता है वो एब्जॉर्व करता है हीट को फ्रॉम द रीजन जहाँ पे हीट है उसको ले लेता है और कूल कर देता है उसको, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। जब द वेपर गेट हीटेड एंड अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन सिस्टम सप्लाई द इलेक्ट्रिक पावर टू द रेफ्रिजरेटर। ये सब वही चीज़ बताई गई है। ये हमें नोट करना चाहिए कि वाटर जो अदर स्टफ्स इज कूल्ड रेफ्रिजरेटर सर्व एज सिंक एट लोअर टेम्परेचर। द सोर्स इन केस ऑफ एटमोसफेयर 100 T1। ये तो यही बता रखा है। तो यहाँ पे भी चेंज इन इंटर एनर्जी DU 0 हो जाएगा। Q2 क्या हो जाएगी, यहाँ पे को जो हीट एक्सट्रैक्टेड करेगी कोल्ड डिजॉल्वर से यानी सिंक से। Q1 क्या होगी, जो सोर्स से होगा। W वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DQ इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1, क्योंकि Q2 जो है हमारा यहाँ पे को वो सुपीरियर आ गया है। वहाँ पे सोर्स था ना, सुपीरियर मीन्स उसकी क्या है, वो ज़्यादा हीट है, वो हॉट है, वो कोल्ड है। तो जो हॉट है वो क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1। तो यहाँ पे को क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। तो वही थर्मोडायनेमिक्स DQ इज इक्वल्स टू DU प्लस DW। तो यहाँ पे को वही वैल्यू DU 0 हो जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। अब हमें इसकी भी एफिशिएंसी करनी होगी। तो इसकी एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बीटा से। जो होती है क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल, कितनी हीट रिमूव की है साइकिल से फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर Q2 टू द एनर्जी स्पेंड इन द साइकिल टू रिमूव द हीट। तो बीटा इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन W। तो W की वैल्यू क्या थी ऊपर, Q1 माइनस Q2। तो उसको पुट कर लेंगे यहाँ पे को। उसके बाद से हम पूरी जो इक्वेशन है इसको Q1 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे को दोनों सेम हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसको करते करते ही हमारा आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो प्रिंसिपल देता है वो देता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। एक क्रिटिकल स्टडी में ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि परफेक्टली अलाउड होते हैं फर्स्ट लॉ से, एंड येट नेवर एब्जॉर्ब इन प्रैक्टिस। लेकिन वो एक्चुअल में तो होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो फर्स्ट लॉ है वो क्या करता है, वो प्रोहिबिट नहीं करता है, यानी मना नहीं करता है हीट फ्लोइंग फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। जब हीट फ्लो होता है कोल्ड बॉडी से तो हॉट बॉडी में, जबकि इसको हम क्या करेंगे, जबकि व्हेन हॉट बॉडी इज प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद अ कोल्ड बॉडी, जब हॉट बॉडी कॉन्टेक्ट में होती है कोल्ड बॉडी के, तो जो हॉट बॉडी होती है वो टू बिकेम हॉटर एंड बिकेम कोल्डर। तो यहाँ पे कोई ऐसा देखा गया है, जो बॉडी जब हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में होती है तो हॉट बॉडी नेवर ऑब्जर्व टू बिकेम हॉटर। तो हॉट बॉडी ना ज़्यादा हॉटर हो जाती है और कोल्ड बॉडी ना ज़्यादा कोल्डर हो जाती है। तो हीट का फ्लो हमेशा स्पॉन्टेनियसली होता है हॉट से कोल्ड में, क्योंकि जो चीज़ है वो हमेशा गर्म से ठंडी ही होगी। अब अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो ये किया प्रोहिबिट नहीं करता है, मना नहीं करता है हीट इंजन to convert 100% of heat energy to मैकेनिकल एनर्जी विथ नो वेस्टेज ऑफ हीट। तो जो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एफिशिएंसी है 100% है। वो बोल रहा है कि कुछ भी यहाँ पे को क्या होगा,
लॉस नहीं होगा। जबकि कार्नोट ने ऐसा बोला कि एन आइडियल हीट इंजन वुड जनरेट सम वेस्ट हीट, जबकि जो आइडियल हीट इंजन होता है उसमें भी कुछ वेस्ट होता है हीट का। तो जो रियल इंजन है फिर वो तो और भी ज़्यादा हीट का वेस्ट करेगा। क्लियरली इससे क्लियर क्या हो जाएगा, सम एडिशनल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर फॉरबिड सर्टन फिनोमिना व्हेन जो फर्स्ट लॉ इज़ नॉट वॉलेटेड। जो प्रिंसिपल होता है जो डिसअलाउ करती है फिनोमिना कंसिस्ट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फिनोमिना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को उसको डिसअलाउ करती है, यानी अलाउ नहीं करती है, जो वही है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम ये भी बोल सकते हैं जो हीट हमेशा स्पॉन्टेनियसली फ्लो करती है ज़्यादा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से टू लो टेम्परेचर में। कभी भी हीट रिवर्स डायरेक्शन पे फ्लो नहीं करेगी, कभी भी ठंडे से गर्म नहीं होगा, हमेशा गर्म से ठंडा ही होगा। अब इसके जो क्या है, इसमें जो स्टेटमेंट्स है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम इसको इन्हें भी लिखना पड़ता है। तो केल्विन प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऐसा वो बोलता है कि ऐसा हीट इंजन बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है जो कि रिजर्वर से पूरी हीट ले और उसको 100% चेंज कर दे किसमें, वर्क में। ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा बन ही नहीं सकता। यही दिखाया गया, द लॉ इम्प्लाइज डेट द परफेक्टली हीट इंजन विथ 100% एफिशिएंसी कैन नेवर बी कंस्ट्रक्टेड। ये बनाई नहीं जा सकता है। इनफैक्ट जो प्रेजेंस है सिंक की वो एसेंशियल होती है किसके लिए, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी के लिए। अब टेम्परेचर सोर्स का T1 है वो इक्वल टू होगा किसके, टेम्परेचर ऑफ सोर्स T2 के, तब क्या हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी 0 हो जाएगी, क्योंकि T1 हो जाएगा तो 1 1 - 1 = 0। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट ये इसमें क्या था देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिज़ाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी डेट वुड ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी ऑफ अ लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर। वही है, वो बोल रहा है कि ऐसी मशीन बनाई नहीं जा सकती है जो कि क्या करे, जो मतलब लो टेम्परेचर को चेंज करे हाई टेम्परेचर पे। तो ये था हमारा क्लॉसियस का स्टेटमेंट। तो आपको स्टेटमेंट लर्न करने पड़ेंगे। हम जानते हैं वी नो दैट रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, हीट लेता है किससे, कोल्डर बॉडी से, और रिजेक्ट कर देता है उसको हॉट बॉडी में, किसके उससे, विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। नो रेफ्रिजरेटर कैन वर्क विदाउट, कोई भी जो रेफ्रिजरेटर है वो वर्क नहीं कर सकता है विदाउट जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो जो बोथ स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वो क्या है, इक्वल्स है। तो यही था हमारा, नोट द स्टेटमेंट सेकंड लॉ फ्रॉम इट इज़ इम्पॉसिबल। जो स्टेटमेंट होंगे वो हमेशा स्टार्ट होंगे इट इज़ इम्पॉसिबल से। दस द सेकंड लॉ इज़ नेगेटिव इन फॉर्म, तो ये जो सेकंड लॉ है वो नेगेटिव इन फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं हैंस इट कैन नॉट बी प्रूव्ड इट डायरेक्टली, हाउएवर दिस लॉ एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली एंड अप्लाई टू द वाइड वैरायटी ऑफ फिनोमिना लाइक ट्रांसफर ऑफ हीट, एक्सपेंशन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसको हम डायरेक्टली प्रूफ तो नहीं कर सकते हैं, पर इसको बहुत जगह या यूनिवर्सली इसको हमने अप्लाई कर लिया अपने पे। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। रिवर्सिबल एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है जिसमें जो सिस्टम होता है वो अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट और फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में आ सकता है, तो ये तो हो गया रिवर्सिबल। नॉट रिवर्सिबल वही जो पुरानी स्टेट में नहीं आ सकता है। इफ द प्रोसेस कैन टर्न टू सच, ही तो वही बताया गया है। द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल के लिए क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, जो प्रोसेस की द प्रोसेस शुड प्रोसीड इन एक्सट्रीमली स्लो रेट, इसमें क्या होना चाहिए, बहुत स्लो रेट होना चाहिए। प्रोसेस इन क्वाजी स्टैटिक में क्या होता है, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है सराउंडिंग के साथ एवरी स्टेजेस में। सेकंड है जो सिस्टम रिमेन क्या होगा, जो सिस्टम रिमेन इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, कोई भी अनबैलेंस फोर्स में काम नहीं करेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और यहाँ पे को सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम डिस्पेक्टिव फोर्स, राइट, डिस्पेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन, इन इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, इससे फ्री रहेगा। और जो कंडीशन यहाँ बताई गई है ये क्या है, एक आइडियलाइज नेचर है। नो प्रोसेस इन नेचर इज़ ट्रूली रिवर्सिबल, कोई भी क्या होगी प्रोसेस ट्रूली रिवर्सिबल नहीं होती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर अप्रॉक्सीमेटली रिवर्सिबल इन प्रोसेस। जो आइडियल इंजन होती है वो अलाउड करती है एक्सपेंड स्लोली एंड देन कंप्रेस स्लोली इन द सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस मूविंग पिस्टन।
यही है जो इसको फॉलो नहीं करता है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। इरिवर्सिबल के लिए क्या क्या कॉजेज़ होता है, बहुत सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं जैसे एक्सपेंशन, एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। जैसे डिसिपेटिव फोर्स जो होता है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, जो इफ़ दे कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली तभी रुक सकता है, और कैन नॉट बी फुली एलिमिनेटेड, और फुली एलिमिनेटेड नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी प्रोसेस होती है जो डील करती है इरिवर्सिबल प्रोसेस के साथ। अब है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्नोट साइकिल। एक तो हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर हमने रीड कर लिया, अब है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल को साडी कार्नोट ने डिवाइस किया था। ये एक आइडियल साइकिल है, किसकी ऑपरेशन के लिए, हीट इंजन। द साइकिल केम टू नोन एज कार्नोट साइकिल। इस साइकिल को हम किससे नोन करते हैं, कार्नोट साइकिल से। जो मशीन यूज़ करती है रियलाइजिंग दैट द आइडियल साइकिल इन ऑपरेशन इज कॉल्ड कार्नोट हीट इंजन। अब कार्नोट हीट इंजन में क्या होता है, एक हमारा कंटेनर होता है, उसमें आइडियल गैस भरी होती है, ये पिस्टन लगा होता है, ये सिलेंडर ही बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या होता है, सोर्स ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे सोर्स क्या होता है हमारा T1 होता है टेम्परेचर, वही हॉट रिजर्वर, ये सिंक, ये इंसुलेटिंग पैड, यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। और सिंक T क्या होता है, लो टेम्परेचर का, इसको T2 बोलता है। तो कंस्ट्रक्शन वही है, सोर्स ऑफ हीट, जो सोर्स होगा वो मेंटेन करेंगे हाई टेम्परेचर जिसमें वर्किंग सब्सटेंस हीट लेगा, और जो सोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा, इसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होगी कि वो कोई भी हीट अपने से ट्रांसफ़र कर सकता है बिना अपने टेम्परेचर में बदले, इतनी ज़्यादा हीट होगी उस पर। सिंक क्या होता है, ये फिक्स लोअर टेम्परेचर होता है T2, जिसमें जो भी रिजेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट है इसको यहाँ पे हम रख देंगे T2 पे। और यहाँ पे क्या होता है, इसकी भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है, और इसकी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब हम इसमें कितने ही अमाउंट को रिजेक्ट क्यों ना करते हैं। अब वर्किंग सब्सटेंस में क्या, एक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या हमें एक परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग बेस है, उसमें उसके अंदर हमारी एक आइडियल गैस भरी हुई है। अ पार्ट ऑफ दीज एसेंशियल पार्ट्स देयर इज़ अ परफेक्ट इंसुलेटिंग स्टैंड और पैड, ये तो बताया गया है। अब थ्योरी क्या होती है, यहाँ पे को हमारे 4 स्टेजेस होता है। पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। पहले आइसोथर्मल एडियाबैटिक की गैस एक्सपेंड होती है और यहाँ पे कंप्रेस होती है। तो आगे देखिए, अब क्या है, हमने कंसीडर कर रखा है 1 ग्राम मोल ऑफ गैस को इनक्लोज कर रखा है सिलेंडर में। V1 T1 क्या होगा, इसका इनिशियल वॉल्यूम टेम्परेचर होगा, जो इनिशियल स्टेट में रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट A से PV डायग्राम में, पीछे देखेंगे हम। और सारी प्रोसेस क्या होगी, क्वाजी स्टैटिक होगी और नॉन डिसिपेटिव होगी। तो ये 2 कंडीशन होनी चाहिए रिवर्सिबिलिटी के, जिसको ये फॉलो करेगा। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, अब इसमें हम सिलेंडर को प्लेस्ड करेंगे, जो सिलेंडर है इसको उठा के प्लेस कर देंगे कहाँ पे को, सोर्स में। तो सोर्स में होगी तो उसमें क्या होगा, अब इसको हीट देंगे तो जो इसमें एक्सपेंड होने लग जाएगी, जिससे आउटवर्ड मोशन होने लग जाएगा, किसका, हमारा पिस्टन का। अब ये क्या करेगी, एब्जॉर्व कर लेगी एक रेक्यूसाइट्स अमाउंट ऑफ हीट को, वो कर लेगी, उससे अब यहाँ कर कंडक्टिंग, अपने कंडक्टिंग नीचे के कंडक्टिंग बेस के सहारे से, जिससे क्या होगा, अब यहाँ का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। जो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल, जिसमें क्या होती है, ये T1 पे जाएगा और यहाँ पे से अपनी अमाउंट ऑफ हीट लेगा जितनी उसको चाहिए सोर्स से। तो इसको हम, इसकी कंडीशन हो जाएगी हमारी A से B तक की, ये वॉल्यूम प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब गर्मी हो रही है तो गैस एक्सपेंड करेगी, तो DQ क्या हो जाएगा, P.dV, यहाँ पे V1 V2 हो जाएगा। तो इस पे हम V2 अपॉन V1 कर लेंगे, और PV nRT होता है, तो इसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी, यानी कि किसकी वैल्यू हो जाएगी, ABMK, यानी ABMK। एक छोटा सा हमने जो यहाँ पे इसको इनक्लोज कर लिया इससे। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, अब हम सिलेंडर को सोर्स से उठा के हम कहाँ रख देंगे, इंसुलेटिंग पैड में रख देंगे। यानी पहले हमने इसको यहाँ पे रखा था, हमारा एक्सोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। एडियाबैटिक में यहाँ पे को नो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो इसको हम कहाँ पे रख देंगे, इंसुलेटिंग पैड में। इंसुलेटिंग पैड में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अब जो गैस होगी फिर फर्दर क्या होगी, एक्सपेंड होगी, क्योंकि उसको तो हीट मिली है। अब वो यहाँ से B से C में चली जाएगी। अब यहाँ पे कोई हीट तो गेन नहीं होगी सराउंडिंग से, क्योंकि वो इंसुलेटिंग है और एडियाबैटिक है। तो इसको अब क्या करेगा, अब टेम्परेचर T2 से गिरने लग जाएगा, तो इसको हम एडियाबैटिकली वो दिखाया गया है। तो V2 P2, V3 P3। तो यहाँ पे को वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, P.dV। तो यहाँ पे किसको सॉल्व करते गए, सॉल्व किया, हमारे PV इज इक्वल्स टू
एन आर टी की उससे आर टी टेम्परेचर चेंज होता है T2 - T1, और ये हम पीछे कर चुके हैं एडियाबेटिक की इक्वेशन पे। तो हमारा इतना हो जाएगा। अभी एरिया क्या आ जाएगा, BCNMB, ये छोटा वाला। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, अब सिलेंडर को हम इंसुलेटिंग पैड से उठा के फिर कहाँ रख देंगे, सिंक में रख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जो पिस्टन होगा वो अंदर को दबने लग जाएगा, जिससे गैस कंप्रेस्ड हो जाएगी। उसका प्रेशर कब तक, उसका प्रेशर जब तक P4 ना हो जाए और वॉल्यूम V4 ना हो जाए, जिसको पॉइंट D पे दिखाया गया है। इससे क्या हो जाएगा, जो बेस होगा सिलेंडर का वो कंडक्टिंग होगा, इससे हीट प्रोड्यूस्ड होगी जो कंप्रेशन से, वो कांस्टेंट होगी T2 पे। तो PV वही Q = P.dV, dV = R, वही इक्वेशन जो हमारी बनी थी RT log V2 V4 हो जाएगा, यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, अब हम सिलेंडर को उठा के फिर इंसुलेटिंग पैड में रख देंगे एडियाबेटिक, क्योंकि हमें उस पर एडियाबेटिक है तो हीट ट्रांसफ़र तो करानी नहीं है, तो उसको हमने कहाँ रखना पड़ेगा, इंसुलेटिंग में रखना पड़ेगा। ये वही है, यहाँ पे ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये वाली इक्वेशन जो है हमारी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये थी हमारी पूरी कार्नोट साइकिल। इसमें 2 बार क्या होता है, एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये थी हमारी क्या हो जाती है, कार्नोट साइकिल। अब देखिए इसमें टोटल वर्क डन इन साइकिल कितना हो जाएगा। पहले स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या हुआ है, W और W2 प्लस हुए हैं, और स्टेप 2 में क्या हो गया, माइनस में आया, देखिए दोनों। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को प्लस करेंगे इस वाले से तो ये कट जाएंगे, तो W = W1/W3, इसको वो हम बोल सकते W = Q1 - Q2। अभी एरिया कितने का हो जाएगा टोटल का, इसको आप देख लीजिएगा। जो एरिया आ जाएगा ABCD इसके अंदर का आ जाएगा, क्योंकि जो एरिया ऑफ ABMK इस वाले को हमने लिया था, उसको हम प्लस करेंगे ये वाले से, उसके बाद इसको हम माइनस कर देंगे CD नीचे वाले से और DA के वाले से, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा उसका। अब है हमारी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी देखिए, दैट है रेशियो ऑफ द नेट मैकेनिकल वर्क डन पर साइकिल बाय द गैस टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल फ्रॉम द सोर्स, यानी कितना उसने वर्क डन किया है और कितना उसने क्या कर रखा है, कितनी एनर्जी या उसने कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो W = Q1, तो W है तो Q1 - Q2 हो जाएगा, वही कंडीशन रह जाएगी इसमें से। इसको हम इतने तक भी कर सकते हैं, इतना लंबा करना ज़रूरी नहीं है, या अगर आप करते हैं तो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस याद रहनी पड़ेगी। अब सबसे पहले A से B जाएगा आइसोथर्मल, तो PV = P1 V1 P2 V2, ये हमारी फॉर्मूला था। अब एडियाबेटिक है तो इसके लिए P1 V1 गामा ये थी, P3 के लिए क्या हो जाएगा, P3 V3 P4 V4, और यहाँ पे फिर गामा। तो हम इन सबको एक साइड वालों को पुट करेंगे, दूसरी साइड वालों को पुट करेंगे, सॉल्व करते करते हमारा ये आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे बताया गया, हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क अनलेस सोर्स एंड सिंक हीट आर डिफरेंट टेम्परेचर। तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि हम कन्वर्ट करें हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, जब तक कि सोर्स और जो सिंक का टेम्परेचर क्या हो डिफरेंट ना हो। तो इफ़िशेंसी तो क्या बताया गया है, अब तो उसने क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो उसने रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि जो हीट इंजन है वो कभी भी आइडल नहीं हो सकता, 100% आइडल नहीं हो सकता। तो हमारा ये पूरा चैप्टर जो थर्मोडायनेमिक्स से कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।